हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमने जो है जीएस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है और उसमें अभी हमने स्टार्ट की है पॉलिटी, है ना। तो पॉलिटी की हमने स्टार्ट की है, संविधान की स्टार्टिंग की है और अभी हमने सिर्फ पहली क्लास में इंट्रोडक्शन किया था पॉलिटी का कि भाई पॉलिटी क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आज का आपको जैसे आपको फ़ोटो देख के ही पता चल गया होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 2 में, तो आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में कि भाई कैबिनेट मिशन क्या था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैबिनेट मिशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखो कैबिनेट मिशन की सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो कैबिनेट मिशन था ये आया था आपका मार्च 1946 में। ठीक, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है आपका भारत आता है। ये जो व्यक्ति हैं, है ना, ये भारत आते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च 1946 में। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री थे, उस प्रधानमंत्री का नाम ये ज़रूर याद रखना है, कैलीमेंटली। कौन थे, कैलीमेंट एटली या किलीमेंटली भी बोल सकते हो, है ना। तो कैलीमेंट एटली जो थे, जब देश आज़ाद होता है तब वहाँ के क्या थे, आपके पीएम थे, है ना। तो इन्होंने जो है सरकार बनाने के लिए, हमारे पास संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन 1946 भारत में भेजा। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखो, कैबिनेट मिशन भारत आता है, सबसे पहली चीज़ क्यों आता है कैबिनेट मिशन। तो देखो, कैबिनेट मिशन आया था आपका संविधान बनाने के लिए। किस चीज़ को बनाने के लिए आया था, संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपका कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में आता है। ठीक, अगर मैं कैबिनेट मिशन की बात करूं तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। KAL आपको याद रखना है, काल। पहला सदस्य था क्रिप्स। पहला सदस्य कौन था, क्रिप्स था। दूसरा सदस्य था अलेक्जेंडर। दूसरा सदस्य कौन था, अलेक्जेंडर था। ठीक है, और तीसरे सदस्य का नाम था लॉरेंस। लॉरेंस कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आता है। इसमें 3 सदस्य थे, नंबर 1 था क्रिप्स, नंबर 2 अलेक्जेंडर, नंबर 3 लॉरेंस। जो ये लॉरेंस था, इन सब में जो हेड था तो भैया वो लॉरेंस था। मतलब कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आप याद रखोगे कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉरेंस था। कौन था जी, लॉरेंस। दूसरी चीज़, कैबिनेट मिशन का लॉरेंस था अध्यक्ष। अब ये तीनों व्यक्ति आए, इन तीनों ने कहा कि भारत में क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा बनाएंगे हम। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण करेंगे तथा एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण हम करेंगे। ठीक, प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, प्रोविजनल गवर्नमेंट वो होती है जो बिना इलेक्शन के बने, मतलब जहाँ वोट ना हो, वोट से कोई व्यक्ति ना चुना जाए, तो वहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी। जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश में शेख हसीना को भी छोड़ना पड़ गया था अपना देश। तो जब उसे देश छोड़ना पड़ गया था तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन हुआ। प्रोविजनल मीन्स होती है अस्थायी, जो बिना वोट के आई हो, है ना, उसे बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या करा कि भारत में इन्होंने सबसे पहले घोषणा कर दी कि हम एक सरकार बनाओ, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट कब से कब तक चली, 1946 से 1951 तक। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब अस्थायी सरकार जो है वो आपका 1946 से 1951 तक चली। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में, ठीक है, पीएम पद के लिए कौन चुना गया, तो पीएम पद के लिए चुना गया जवाहरलाल नेहरू। चुना गया या इनको बनाया गया बिना इलेक्शन के। तो पीएम कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। रक्षा मंत्री बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
खाद्य मंत्री बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को, और रेल मंत्री बने प्रोविजनल गवर्नमेंट के अरुण आशफ अली। रक्षा मंत्री बनाया गया बलदेव सिंह को, रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? बलदेव सिंह को। और जो आपका उद्योग मंत्री या इंडस्ट्रियल मंत्री वो बनाया गया आपका जॉन मैथाई को। उद्योग मंत्री किसको बनाया गया? जॉन मैथाई को। मतलब गृह मंत्री सरदार पटेल को, खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद को, रेल मंत्री आपका अरुण आशफ अली को, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को, पीएम जवाहरलाल नेहरू, और आपका उद्योग मंत्री किसे बनाया गया? आपका जॉन मैथाई को बनाया गया। ठीक, अब हुआ, इन्होंने अंतरिम सरकार बना दी। अब इनका काम था, आपका क्या काम था? अब इनका काम था एक संविधान सभा का निर्माण करना, है ना, संविधान सभा का निर्माण करना। अब देखो, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए इन्होंने पूरी भारत की जनसंख्या देखी, तो हर 10 लाख पर, कितने लाख पर? हर 10 लाख पर इन्होंने एक सदस्य को नियुक्त करना स्टार्ट किया। मतलब पूरे भारत की जो जनसंख्या थी, है ना, पूरे भारत की, तो पूरे भारत में कितने सदस्य चुने गए? संविधान सभा में 389 सदस्य आपके चुने गए। संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य चुने गए, जिसमें 15 क्या थी? आपकी महिलाएं थी। अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन ने बनाया उसमें कितने सदस्य चुने गए थे? 389 सदस्य थे। और आपका अगर कोई आपसे पूछे कितनी महिलाएं थी, तो आपकी 15 महिलाएं थी। ये सदस्य हर 10 लाख की जनसंख्या पर चुने गए थे। मतलब संविधान सभा में 10 लाख में एक सदस्य आपका चुना गया था संविधान सभा में। कितने में? 10 लाख पर एक सदस्य आपका चुना गया। ठीक, और ये टोटल कितने सदस्य थे? तो ये टोटल सदस्य थे आपके कितने? 389 सदस्य थे। ठीक है, और ये कब चुने गए थे? इसमें कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। लेकिन देखो, जब आपका पाकिस्तान अलग हो जाता है, मतलब जब पाकिस्तान आपका अलग हो जाता है, तब संविधान सभा में 299 सदस्य रहते हैं। ठीक, कितने सदस्य रहते हैं? 299 सदस्य रहते हैं। देखो, सिंपल सा आपको याद रखना है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। उसमें कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया। पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य आपके रह गए? तो भैया पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। अब देखो, इन 389 सदस्यों में से एक व्यक्ति था अंबेडकर। कौन था जी? अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर संविधान सभा में चुने गए थे, तो संविधान सभा में कहाँ से चुने गए? तो देखो, ये संविधान सभा में चुने गए थे बंगाल से। कहाँ से चुने गए थे? बंगाल से चुने गए थे। लेकिन वो हिस्सा जब आपका कहाँ चला गया? तो जब वो हिस्सा पाकिस्तान में आपका चला जाता है, बंगाल वाला वो वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, तब इनका दोबारा से चुने जाते हैं। कहाँ पर? ये आपका दोबारा से चुने जाते हैं आपका महाराष्ट्र से। कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये दोबारा से चुने जाते हैं आपका महाराष्ट्र से। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए। कहाँ से चुने गए? बंगाल से। लेकिन जब ये बंगाल, वो वाला बंगाल आपका चला जाता है कहाँ पर? पाकिस्तान में, तो ये कहाँ से चुने गए थे? आपके महाराष्ट्र से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? महाराष्ट्र से चुने गए थे। तो याद रखना है कि भैया अंबेडकर साहब जो हैं वो बंगाल से आपके संविधान सभा में आए थे, है ना, 389 में सदस्य बनकर। लेकिन जब वो आपका हिस्सा, बंगाल वाला हिस्सा कहाँ चला जाता है? जब वो हिस्सा आपका पाकिस्तान में चला जाता है, तो वो ये कहाँ से चुने जाते हैं? आपके महाराष्ट्र से। ठीक, अब देखो, संविधान सभा में सदस्य चुने गए 389, 15 महिलाएं थी, 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था। पाकिस्तान में अलग हो जाने के बाद जो है 299 सदस्य रह गए। अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? बंगाल से। और जब ये बंगाल कहाँ चला गया था? आपका पाकिस्तान में, तब कहाँ से चुने गए थे? महाराष्ट्र से। इतनी बातें याद रखनी है। अब देखो, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान जो था हमारा, ठीक है, सदस्य चुन लिए गए, तो संविधान की पहली बैठक, कौन सी बैठक? संविधान की
पहली बैठक, संविधान की पहली बैठक जो थी वो कब हुई? तो संविधान की पहली बैठक, ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान बनाने के लिए पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली बैठक होती है, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और जो अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है, याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष जो था उसका नाम था आपका, कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो झट आंसर दोगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे संविधान सभा की फिर दूसरी बैठक होती है इससे ठीक 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष, इसमें क्या था? स्थायी अध्यक्ष, इसमें जो है आपका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें कौन चुना गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और नाम था राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बताओ, है ना, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बताओ, तो झट आंसर दोगे सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या स्थायी अध्यक्ष कहते हैं। फिर क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसे संविधान सभा ने कब अपना लिया? तो भैया जिसे जो है संविधान सभा ने कब? 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? कि भाई संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। और संविधान सभा में यह पारित कब हो गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। अब देखो, संविधान की अगर हम बात करें, है ना, कि भाई हमारा संविधान कब बना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखो, संविधान की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हमारा संविधान जो है वो आपका 26 नवंबर, संविधान जो है हमारा वो कब? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है, ठीक। लेकिन हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपना लागू किया, ठीक। अब देखो, 26 नवंबर को हमने अपना संविधान पूरा कर लिया और उसे लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई, तो ध्यान रखना, संविधान सभा की लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक। मतलब संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को आपकी हुई। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपके लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपके लगे, तथा 64 लाख रुपए का खर्चा आया। कितने लाख रुपए का खर्चा आया? 64 लाख रुपए का खर्चा आपका संविधान सभा को बनाने में आया है, ठीक। क्या क्या हमने पढ़ा अभी?
कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। और हमने कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का आपका समय लगा। तथा कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए का संविधान सबको बनाने में खर्चा आपका आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे को बढ़ेंगे। हमारा जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं? तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं जी? हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो हमारे संविधान में आपका 22 भाग हैं। ठीक है, मतलब पूरे संविधान को आपका 22 भागों में बांटा गया है, 22 चैप्टरों में बांटा गया है, 22 लेसन में आपका बांटा गया है। ठीक, अब देखो हमारा संविधान जो है इसमें आपके 395 अनुच्छेद हैं। कितने 95 अनुच्छेद हैं? 395 आपके अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 आपके अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 आपके अनुच्छेद हैं। अब देखो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और आपकी 8 जो हैं वो आपकी अनुसूचियाँ थी। क्या भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। वर्तमान की बात करूँ तो पास्ट की बात है हमारी। किसकी बात है? पास्ट की। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, किसकी बात करूँ? प्रेजेंट की। तो एक बात बताओ, भारतीय संविधान में वर्तमान में भी 22 भाग हैं। अनुच्छेद की बात करूँ तो अब भी अनुच्छेद जो है वो 395 ही हैं। और आपका अनुसूचियों की बात करूँ तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। ये बात याद रखनी है कि पहले 22 भाग थे, अब भी 22 भाग हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे, अब भी 395 अनुच्छेद हैं। तथा कितनी अनुसूचियाँ थी पहले आपका 8 अनुसूचियाँ थी और प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें हमने कौन सी चीज़ कहाँ से आपकी ली हुई है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। पूरा संविधान अलग और ये सारी चीज़ें आपकी अलग। देखो संविधान में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें ली हैं अमेरिका से। कहाँ से ली हैं? अमेरिका से आपकी ली हैं। अब देखो अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार। मतलब मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दे, जो व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दे, उन अधिकारों को आपका क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। और हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। ठीक, उसके बाद हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, वो हमने कहाँ से लिया है? तो हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, वो पद हमने अमेरिका से लिया है। ठीक, उसके बाद हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है उसका पद कहाँ से लिया है? तो राष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है? आपका ये पद भी हमने लिया है आपका कहाँ से? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया हमने जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाई जाती है वो भी हमने कहाँ से ली? अमेरिका से। उसके बाद जो आपातकाल लगते हैं जैसे वित्तीय आपातकाल है, तो वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। मतलब अमेरिका से हमने क्या लिया? एक तो मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति का पद लिया है, सुप्रीम कोर्ट लिया है, महाभियोग लिया है, वित्तीय आपातकाल आपका लिया है। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? आपकी अमेरिका से आपकी ली हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अब देखो क्या क्या चीज़ें और हमने कहाँ से ली। देखो अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हमने आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। जर्मनी से हमने देश में इमरजेंसी लगाने वाला आपातकाल लिया है। आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? तो आपातकाल लिया है हमने जर्मनी से।
संसद, सब ब्रिटेन से हमने क्या ली। तो देखो देश में जो संसद है, संसद कैसे चलती है, संसद के क्या क्या प्रावधान है, संसदीय सिस्टम कैसा है, संसद के कितने सदन होते हैं, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 सदन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं ब्रिटेन से। उसके बाद नागरिकता, कि भाई कोई देश का नागरिक है या नहीं है तो उसे नागरिकता दी जाती है। तो नागरिकता भी हमने कहाँ से ली है, आपकी ब्रिटेन से ली है। और ध्यान रखना कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता क्या है कि आप किसी भी देश के कोने में चले जाओ, है ना, वहाँ पर आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। मतलब आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा वी कहाँ के नागरिक हो, तो आप बोलोगे कि हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत में नागरिकता प्रावधान कहाँ से लिया, ब्रिटेन से, है ना, और संसदीय सिस्टम भी ब्रिटेन से। नेक्स्ट, उसके बाद हमने कहाँ से ली है, देखो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो जो सरकार ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, ऐसी मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं अमेरिका से, ठीक, सॉरी रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया, रसिया से लिया है 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना भी हमने कहाँ से ली है, आपकी रूस से ली है। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए, पंचवर्षीय योजना भी हमने कहाँ से ली है, रूस से ली हैं, ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने, क्या ली है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से ली है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली है, समवर्ती सूची ली है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना रूस से, और समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से ली है। अभी क्या होती है समवर्ती सूची, वो चीज़ें भी हम जानेंगे, ठीक। उसके बाद 2-3 चीज़ें और याद रख लो, जैसे कि एक चीज़ और याद रख लो, जैसे याद रखो दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका। देखो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो वो ली है आपकी कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखने की, कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है तिरंगा, ठीक, भारतीय तिरंगा याद रखना है। तो देखो सबसे पहले अगर ध्वज की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। और इसे हमने कब अपनाया संविधान में अपने, तो इसे हमने अपनाया है 22 जुलाई 1947 को। मतलब हमने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो हमने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसकी जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, वो 3:2 है। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। हमारा जो आपका तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसके ऊपर कौन सा रंग है, केसरिया है। और केसरिया जो है वो किसका प्रतीक होता है, तो प्रतीक होता है बलिदान का। किसका प्रतीक होता है, बलिदान का। हरा किसका प्रतीक होता है, तो हरा होता है जी हरियाली का। उसका प्रतीक होता है हरियाली का। सफ़ेद किसका होता है जी, शांति का, है ना, शांति का प्रतीक होता है। और जो ये तिल्लियाँ हैं, तिल्लियाँ किसका प्रतीक होती हैं, प्रगति का। तिल्लियाँ किसका प्रतीक होती हैं, प्रगति का, ठीक। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। और हमने तिरंगे को कब बनाया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2, ठीक। इसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर होता है केसरिया जो बलिदान का प्रतीक है, फिर शांति का प्रतीक है सफ़ेद, हरियाली का प्रतीक है हरा, है ना। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक। और जो तिल्लियाँ हैं ये किसका प्रतीक होती हैं, ये प्रगति का प्रतीक होती है, प्रोग्रेस का। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो हमारा जो राष्ट्रीय गान है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय गान। छोटा सा टॉपिक है। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा, सबसे पहले चीज़ तो यही आती है। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है, तो हमारे राष्ट्रीय गान का नाम है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, हमारे राष्ट्रीय गान का नाम है जन गण मन। क्या नाम है, जन गण मन। हमारे राष्ट्रीय गान का नाम है जन गण मन। और इसको गाने की अवधि जो है वो 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि कितनी है, तो राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि है 52 सेकंड। और इसे किसने गाया था, तो इसे गाया था आपका भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला जिसको, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान आपका गाया है। देखो
राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। गाने की अवधि कितनी, कौन सी? 52 सेकंड है। और इसे किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति है, भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है हमार सोनार बंगला, हमार सोनार बंगला, ठीक है। तो हमारा सोनार बंगला जो है किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम है। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है। और इसे गाया किसने है वंदे मातरम को? तो इसे गाया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका ये लिखा है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा राष्ट्रीय आपका लिखा है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भाई हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। अशोक स्तंभ क्या है? वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। और इसमें अशोक स्तंभ है, उसमें 4 शेर हैं आपके। कितने शेर हैं? तो 4 आपके शेर हैं, जो एक बार में हमें कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं, ठीक है। और हमने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया है। कब अपनाया है? 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय चिन्ह अपना लिया है। अब बात आती है कि 2 चीज़ रह गई। राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों चीज़ें हमने अपनाई हैं 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। तो राष्ट्रीय गान को भी, राष्ट्रीय गीत को भी हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। और राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी आपका राष्ट्रीय गीत से, ठीक। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा संविधान के हम पढ़ेंगे संविधान के पार्ट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आपके पार्ट हैं, ठीक है।